हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है स्टूडेंट। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास की फिजिक्स और 12th फिजिक्स के अंदर अपने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया था विद्युत परिपथ। ठीक है, और आज ही इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं और आगे व्हीटस्टोन सेतु है ना, अपन परिपथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक परिपथ था व्हीटस्टोन सेतु परिपथ ही होता है एक प्रकार का। इसमें क्या होता है कि 4 प्रतिरोध होते हैं अपने पास, है ना, 4 प्रतिरोध होते हैं। उनमें से एक प्रतिरोध का अपन को मान नहीं पता होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है, तो उसका मान ज्ञात करने में यूज किया जाता है व्हीटस्टोन सेतु। आपको दिख रही होगी बनावट इस प्रकार से P, Q, R, S 4 प्रतिरोध होते हैं और इसमें एक लगा रहता है धारामापी बीच में और एक अपन यूज करते हैं सेल का। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं, P, Q, R में से कोई भी एक अज्ञात प्रतिरोध होता है उसका मान ज्ञात करने में यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो इंग्लैंड का वैज्ञानिक था व्हीटस्टोन, CF व्हीटस्टोन, उन्हीं के नाम पर ये परिपथ का नाम दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि 4 प्रतिरोध होते हैं अपने पास के अंदर। ठीक है, और जो एक तरह से क्या बनता है इससे, वो बनता है चतुर्भुज। ठीक है, तो उसके एक विकर्ण पे तो क्या लगा रहता है बीच में धारामापी और दूसरे विकर्ण के सिरों पे क्या लगा रहता है स्टूडेंट, अपना सेल लगा रहता है। ठीक है, इस प्रकार की इसकी बनावट होती है, एक तरह से रचना होती है। ठीक है, और फिर इसको अपन अज्ञात प्रतिरोध में कोई भी एक अज्ञात प्रतिरोध होता है उसका मान इससे अपन ज्ञात करते हैं। और जो व्हीटस्टोन सेतु है इस पर आधारित और भी विभवमापी मीटर सेतु ये आएंगे जो अपने प्रैक्टिकल में भी काम में आएंगे ना। तो ये जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं अब आगे, ये सारे अपने प्रैक्टिकल भी एक तरह से इनको समझ लिया आपने बढ़िया से, तो आपके प्रैक्टिकल भी गलत नहीं होंगे, आप आराम से प्रैक्टिकलों को सोल्व कर पाओगे, है ना, उनको कर लोगे। ठीक है, तो इनको आराम से ध्यान से आपको समझना है। ओके स्टूडेंट, तो पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी रचना की। भाई इसकी रचना या बनावट कैसी होती है इसकी, है ना। तो इसमें कुछ नहीं होता, बताओ, सिंपल सी बात है। क्या होते हैं इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं ना। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि इसमें 4 प्रतिरोध क्या है, 4 प्रतिरोध कौन कौन से हैं, P, Q, R व S। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S एक चतुर्भुजाकार ABCD आकृति बनाते हैं। ठीक है, चित्रानुसार भाई ये आकृति बनाते हैं और इसके एक विकर्ण पर, जो इसका जो एक विकर्ण है उसके एक विकर्ण में क्या लगा रहता है, बताओ, धारामापी। एक विकर्ण में क्या लगाता है, धारामापी लगा होता है। और दूसरे विकर्ण के सिरों पर सेल लगा होता है, और इसमें 2 कुंजी भी है ना अपने पास। ध्यान रखना, ये जो साइन है किसका स्टूडेंट, कुंजी होता है ना, बटन खटका यूज करते स्विच। तो यहाँ पे एक कुंजी तो ये है और एक कुंजी ये है। तो 2 कुंजी होती है, एक तो बैटरी के पास और एक धारामापी के पास। तो इसमें अपन 2 कुंजी भी यूज कर लेते हैं कि 2 कुंजी, एक तो कुंजी बताओ, 2 कुंजी, एक तो है बैटरी कुंजी कौन सी है, K1 पहले वाले ना, बैटरी कुंजी K1 तथा धारामापी कुंजी K2 है। ठीक है, इसमें 2 कुंजी हैं, एक तो बैटरी वाली कुंजी है और एक धारामापी वाली कुंजी है ना। ये सिंपल सी इसकी बनावट है। क्या होता है, चतुर्भुज आकार का होता है, चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। एक विकर्ण पे क्या लगाता है, अपना धारामापी लगा रहता है, और धारामापी के जो अलावा दूसरा बच गया उसके सिरों पे क्या लगाते हैं स्टूडेंट, अपन सेल लगाते हैं, अपना विद्युत सेल अपन यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, बनावट होती है किसकी, व्हीटस्टोन सेतु की। अब अपन बात करते हैं कि इसका सिद्धांत किस काम से काम करता है ना, और इसकी कार्यविधि कैसे होती है। ठीक है, तो सिद्धांत और कार्यविधि पे आ जाते हैं अपन। जो इसका सिद्धांत एवं कार्यविधि, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखो सिद्धांत और कार्यविधि कैसे यूज करते हैं अपन। ये अपना सर्किट डायग्राम है। ये बताओ सेल है, इसका मान लेते हैं इसका विद्युत वाहक बल E है, ये प्लस वाली प्लेट है और ये माइनस वाली है। तो प्लस वाले से बताओ स्टूडेंट धारा निकलती है, तो अपन मान लेते हैं कि इधर से धारा निकल रही है और उस धारा का मान क्या है स्टूडेंट I।
धारा का मान क्या है, बड़े वाला आई मान लेते हैं। चलो भाई, इससे जो निकलने वाली धारा क्या है स्टूडेंट, आई धारा है। अब ये आई धारा इधर से आएगी तो इधर आते बताओ, इसमें दो ब्रांच आ गई ना, दो रास्ते पड़ रहे हैं, तो ये धारा दो भागों में बटेगी। तो मान लेते हैं भाई जो आई धारा है, इधर जो धारा जा रही है उसका मान है I1, और जो इधर धारा आ रही है उसका मान क्या है स्टूडेंट, I2 है। आई धारा आई, यहाँ से इस पॉइंट को नाम देते हैं चलो स्टूडेंट ना, ये वाला पॉइंट अपना ए पॉइंट है, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, और ये डी पॉइंट मान लेते हैं ना, अपना चतुर्भुज था ABCD। तो ये बिंदु ए पर दो रास्ते मिलते हैं, दो मार्ग मिल गए, तो एक I1 और एक I2 दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब ये I1 धारा आगे जाएगी तो बी पॉइंट पर I1 को फिर से बताओ दो मिलेंगे ना, दो रास्ते मिलेंगे पढ़ने के लिए। ऐसे जो I2 धारा आएगी अपनी, तो डी पॉइंट पर इसको भी दो रास्ते मिलते हैं जाने के लिए, या तो वो थोड़ा सा इधर जाएगी और इधर जाएगी, और वापस सारे आके सी पर मिल जाएंगी और वापस आई धारा ही आ जाएगी। तो अब ये इनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि धारा किस प्रकार बटेगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि बी और डी पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट पर विभवांतर किसका ज़्यादा है। आपने पढ़ा होगा ना स्टूडेंट कि धारा किधर बहती है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। धारा का प्रवाह किधर होता है, करंट का, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। तो अब इसमें डिपेंड करेगा कि बी का विभवांतर ज़्यादा है या डी का। अगर बी का विभवांतर ज़्यादा होगा, बी का ज़्यादा है, तो जो ये I1 धारा है ना, ये दो भागों में बढ़ जाएगी, एक तो इधर धारा मापी की तरफ और एक इधर क्यू प्रतिरोध की तरफ, ठीक है। और ये इधर वाले जो धारा I2 वो इधर नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर ज़्यादा है विभवांतर, तो वो केवल S से होकर निकल के आ जाएगी। पर अगर इन केस अगर D वाला विभवांतर ज़्यादा है, अगर D वाला ज़्यादा होगा तो I1 धारा बटेगी नहीं, वो डायरेक्ट बिल्कुल निकल जाएगी क्यू की तरफ से चुपचाप। अब जो इधर I2 धारा है, फिर वो एक तो I2 इधर धारा मापी की तरफ जाएगी थोड़ा सा पार्ट, और थोड़ा सा पार्ट किधर जाएगा, S की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका विभवांतर ज़्यादा है, इसलिए ये दो भागों में बटेगी और I1 धारा डायरेक्ट आ जाएगी। तो सेकंड केस ऐसे बनता है। और थर्ड केस ऐसे बन सकता है कि दोनों का विभवांतर ही बराबर हो, इस बी वाले पॉइंट का भी और डी वाले, दोनों का अगर विभवांतर ही बराबर होगा तो धारा न तो ये I1 I2 इधर जाएगी और न ही I1 इधर आएगी, दोनों ही नहीं जाएंगी। ये I1 धारा अपनी इधर चुपचाप निकल जाएगी, I2 धारा इधर से निकल जाएगी, यानी धारा मापी के अंदर धारा जाएगी नहीं, धारा का मान 0 हो जाएगा। और यही मेन पॉइंट अपना कि अपन क्या करते हैं, व्हीटस्टोन संतुलित अवस्था में लेके आते हैं। और संतुलित अवस्था में कब होता है कि जब धारा मापी में धारा जाए नहीं, धारा मापी में धारा का मान कितना रहे, 0, यानी इस वाले जो विकर्ण है इसमें धारा ही नहीं जाएगी, तो वो क्या कहलाती है, इसकी संतुलन की अवस्था कहलाती है। और वही अपन उसी का यूज करके परिपथों को हल करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अपन को इसको सिद्धांत में क्या क्या करना है वो देखो, आप लिख देते हैं अपन यहाँ पे। कार्यविधि सिद्धांत में करते क्या है अपन, यहाँ बताओ कि सेल से है ना, अपना जो सेल है ना, सेल, पहला पॉइंट शुरू करते हैं कि सेल से आई धारा आती है अपने पास, सेल से आई धारा बिंदु, कौन सा बिंदु, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर I1 व I2, I1 व I2 दो भागों में बढ़ जाती है, I1 व I2 दो भागों में बट जाती है, ठीक है जी, सही बात है। यहाँ तक हमको समझ में आई बात कि सेल से धारा आई निकली और ये ए पॉइंट पर दो भागों में I1 व I2 में बढ़ जाती है। अब क्या हो रहा है जी, अब आगे I1 व I2, I1 व I2 दोनों धाराओं को क्रमशः कौन कौन से बिंदु पर, क्रमशः बिंदु B व D, बिंदु B व D पर दो मार्ग मिलते हैं ना भाई, ए के बाद ए पे तो बट गए दो भागों में, I1 और I2, पर I1 को तो B पर दो मार्ग मिलते हैं भाई, इधर जाए या इधर जाए। ऐसे I2 धारा को भी D पॉइंट पर इधर जाए इधर जाए, दो भाग मिलके ना, तो दो मार्ग या दो मार्ग यहाँ पे मिलते हैं। और अब ये धाराएं किस प्रकार बटेंगी, ये धाराएं मतलब किस प्रकार विभाजित होंगी, किस प्रकार मार्ग यूज करेंगी, वह निम्न
तीन स्थितियों पर निर्भर करता है। निम्न तीन स्थितियों पर निर्भर करता है। अपन बात कर लेते हैं, तीन स्थितियां बनेगी ना, निम्न तीन स्थितियों पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार ना I1 और I2 किस प्रकार धारा बटेगी, वो डिपेंड करता है निम्न तीन स्थितियां। तो तीन स्थितियां बनाते हैं, वही वाली बात कि भाई अपन को पता है कि धारा उच्च विभव से निम्न की ओर बहती है ना, तो किसका विभवांतर ज़्यादा करना है उसके हिसाब से अपन बांट लेते हैं यहाँ पे। तो अगर बात कर लें यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट यूज कर लेते हैं अपन, केस नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या केस फर्स्ट मान लें अपन कि पहले मान लेते हैं कि बी का विभवांतर ज़्यादा है। किसका विभवांतर ज़्यादा है? बी का। अगर अपन मान लें कि विभवांतर वी वाला वो ज़्यादा है किससे बताओ? विभवांतर डी वाले पॉइंट से, डी वाले पॉइंट से ज़्यादा है। अगर डी वाले पॉइंट वाला बी वाला ज़्यादा होगा तो इसका मतलब धारा ऊपर से नीचे आ सकती है, क्योंकि इधर कम है विभवांतर, ऊपर से नीचे आ सकती है, पर नीचे से ऊपर जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। इसका मतलब अब की बार जो धारा का विभाजन होगा वो कौन सी धारा का होगा? I1 धारा का होगा, ठीक है। और जो इधर जो धारा आ रही है ना स्टूडेंट, उसको मान लेते हैं कि जो इसमें विभवांतर बहेगी धारा बहेगी, क्या मानते हैं उसको? IG। क्योंकि धारा मापी को अपन कैसे लिखते हैं? जी से करते हैं ना, तो जो धारा मापी धारा बहेगी उसको IG मान लेते हैं। अगर इधर से IG आएगी स्टूडेंट तो इधर कौन सी बचेगी? I1 माइनस IG बचेगी क्या? I1 माइनस IG बचेगी ना, क्योंकि धारा टोटल आ रही थी I1, उसमें से कुछ भाग इधर IG आ गया तो उधर कितना बचेगा? I1 माइनस IG बचेगा, तो उधर ये बच जाएगा अपने पास। तो अगर इस वाले केस में बात करें कि B वाले का विभवांतर ज़्यादा है D से, तो इस केस में क्या होगा बताओ? तो यहाँ पे बात करेंगे तो धारा जो I1 है, धारा कौन सी बताओ? I1, जो पहले वाली धारा है, धारा I1 दो भाग कौन से? एक तो IG व I1 माइनस IG, एक तो IG और एक I1 माइनस IG भागों में, दो भागों में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और जो अपनी धारा I2 है, और धारा I2 कोई वजन नहीं होगा ना, धारा I2 प्रतिरोध S से गुजरती है, प्रतिरोध S से होकर गुजरेगी, है ना, या गुजरती है। इसमें ये इधर डी की धारा की तरफ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इधर बी पर बन जाता है और इस पर कम है, इसलिए तो डायरेक्ट ऐसे होकर निकल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये केस नंबर फर्स्ट बनता है अपना। केस नंबर सेकंड की बात करें अपन, केस सेकंड क्या बन सकता है कि जो विभवांतर बी का है ना वो कम है और डी का ज़्यादा हो, यानी कि वी लेस देन वी डी, वी बी लेस देन वी डी, यानी डी का विभवांतर ज़्यादा है। तो अब की बार स्टूडेंट डी का विभवांतर अगर ज़्यादा होगा, अगर डी का विभवांतर ज़्यादा होगा तो इस वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट? जो अपनी डी से बी की ओर जाएगी धारा, क्योंकि अब की बार ये ज़्यादा है और ऊपर वाला कम है, तो धारा अब की बार IG इधर से जाकर इस साइड जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और अब की बार धारा ये तो I1 रहेगी केवल, ये तो धारा I1 आएगी तो चुपचाप अकेली, और जो ये वाली धारा है ये दो भागों में बढ़ जाएगी, तो इधर I2 माइनस IG बचेगी। क्या बचेगी? I2 माइनस IG बचेगी, और इधर धारा कौन चली जाएगी अपने पास? IG धारा चली जाएगी इधर, ठीक है, क्योंकि अब की बार डी वाला ज़्यादा है तो इधर से जाएगी ऊपर की तरफ और कुछ भाग इधर जाएगा, और ये वाली धारा डायरेक्ट क्यू से होकर निकल जाएगी, इधर नहीं बटेगी अब की बार। तो इस वाले केस में क्या होगा? धारा I2 दो भागों बटेंगे, दो भागों कौन सा? एक तो IG व I2 माइनस IG में विभाजित होगी, और धारा I1 बिना विभाजित हुए प्रतिरोध Q से होकर गुजरेगी, Q से होकर जाएगी या गुजरेगी, ठीक है, Q से होकर गुजर जाएगी। ये केस नंबर क्या होता है स्टूडेंट? सेकंड हो सकता है कि भाई इससे गुजर जाएगी ये I1 धारा डायरेक्ट और ये दो भागों में बटेगी, तो केस नंबर सेकंड हो सकता है। भाई जिसका विभवांतर ज़्यादा वो बटेगी, जिसका विभवांतर कम वो नहीं बटेगी। तो अब ये दोनों में बात कर ली भाई, एक बार बी का ज़्यादा एक बार डी का ज़्यादा। अब तीसरा केस क्या बन सकता है कि दोनों का बराबर ही हो,
अगर दोनों का बराबरी होगा तो यानी ना तो इधर से इधर जाएगी धारा और ना इधर से इधर जाएगी, दोनों तरफ धारा नहीं बहेगी। इसका मतलब ये आपकी बार खाली पड़े रहेगा। I2 आएगी और चुपचाप छोड़कर S से होकर गुजर जाएगी। I1 धारा इधर से जाएगी और Q से होकर निकल जाएगी। इधर धारा वाला बेचारा खाली बच जाएगा, इसमें धारा ही नहीं बहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का विभवांतर ही बराबर है। भाई धारा तब बहे जब एक तरफ विभवांतर ज़्यादा हो और एक तरफ कम हो, तो ऐसा तो है ही नहीं, यहाँ पे दोनों बराबर ही रह गए और इधर जाएगा तो डायरेक्ट इधर। ठीक है, तो ये केस नंबर अपन 3 की बात कर लेते हैं। कहाँ पे? इधर कर लेते हैं। चलो केस नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। अब की बार क्या मान रहे हैं कि वी बी इक्वल टू क्या रहे बताओ? वी डी। दोनों का ही विभवांतर बराबर हो, वी बी और वी डी क्या है? दोनों बराबर ही हो। अगर दोनों का विभवांतर बराबर होगा तो आपकी बार धारा विभाजित होगी नहीं। तो इस वाले केस में क्या होगा? इस केस में या इस स्थिति में धारा या धाराएं I1 व I2, धाराएं I1 व I2 बिना विभाजित हुए क्रमशः कौन कौन से बिना विभाजित हुए प्रतिरोध, कौन से प्रतिरोध से बताओ? क्रमशः प्रतिरोध क्रमशः है कौन सा? एक तो वो तो I1 तो Q से और ये किससे बताओ? S से प्रवाहित होती है या गुजरती है या बहती है। इस वाले केस में इसमें कौन सा अपना धारामापी में धारा नहीं बहती है। धारामापी में धारा नहीं बहती है, यानी कि धारामापी में कोई विक्षेप ही उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, जानते हो ना स्टूडेंट, धारामापी क्या करता है? केवल विक्षेप बताता है कि धारा या तो सुई इधर होती है या सुई इधर होती है, और धारा बिल्कुल नहीं बहेगी तो बिल्कुल बीच में 0 पे रहती है। तो इस वाले केस में मान लो अगर ये इधर ज़्यादा थी धारा, तो इसको अगर लेफ्ट साइड इधर ज़्यादा सुई में विक्षेप हो रहा था और अगर इधर ज़्यादा है तो फिर वो राइट हैंड साइड विक्षेप होगा। पर अगर धारा बहेगी नहीं ना तो बिल्कुल 0 पे रहेगा, सुई में कोई विक्षेप नहीं आएगा। तो धारामापी में कोई धारा ही नहीं बहती है। और यही स्टूडेंट क्या कहलाती है? इसकी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था कहलाती है। तो यही व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था कहलाती है। संतुलन की अवस्था यही क्या कहलाती है? व्हीटस्टोन की संतुलन की अवस्था कहलाती है कि अगर दोनों का विभवांतर बराबर हो तो इसका मतलब धारामापी में कोई धारा नहीं बहेगी, यानी शून्य विक्षेप रहेगा, बिल्कुल सुई शून्य पर रहेगी, ना तो इधर ना इधर। तो वही क्या होती है? संतुलन की अवस्था, है ना। इसी पे अपन परिपथ को हल करते हैं, क्योंकि अपन को न तो ये वाला केस चाहिए ना ये वाला चाहिए, अपन को क्या चाहिए? दोनों पे विभवांतर बराबर चाहिए ताकि विक्षेप क्या है? 0 आए। तो यही अपन करते हैं इसके अंदर ना, इस प्रकार से अपन जोड़ते हैं कि दोनों का विभवांतर बराबर हो जाए, अपना परिपथ सोल्व हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार अपन संतुलन की अवस्था प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं कि संतुलन अवस्था के लिए क्या जरूरी है, इन दोनों चारों प्रतिरोधों में क्या संबंध होना चाहिए कि संतुलन के लिए। तो अपन को बात पता चल गई एक बात कि संतुलन कब होता है? जब बिंदु B और D पर, इन दोनों पर क्या रहना चाहिए? विभवांतर बराबर आना चाहिए, यानी कि VB बराबर क्या रहना चाहिए स्टूडेंट? VD होना चाहिए। क्या होना चाहिए? VB बराबर क्या रहना चाहिए? VD होना चाहिए। तो अगर ये वाला केस है स्टूडेंट, तो अगर मैं यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर ही हैं तो मैं दोनों तरफ से लिख सकता हूँ कि VA इधर भी और VA इधर भी। ठीक है, दोनों साइड में, इधर कौन है अपना? VB है और इधर कौन है स्टूडेंट? VD है। दोनों तरफ VA ऐड कर सकता हूँ और दोनों के आगे माइनस और इसके आगे माइनस लगा सकता हूँ। भाई दोनों को आगे मैंने माइनस साइन लगा दिया और फिर दोनों में VA ऐड कर दिया, ये दोनों बराबर थे ना, तो सेम इक्वेशन रहेगी। अब ये VA माइनस VB इसका मतलब क्या होगा बताओ? VA माइनस VB मतलब V और E के मध्य विभवांतर। तो अगर यहाँ पे विभवांतर निकालें स्टूडेंट तो वो अपन जानते हैं उनका नेम क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? IR। तो बताओ A और B के मध्य धारा तो क्या बह रही है स्टूडेंट? तो आप बोलोगे सर धारा तो बह रही है I1। धारा क्या बह रही है? I1 बह रही है। और दोनों के बीच में प्रतिरोध क्या है स्टूडेंट? तो आप बोलोगे प्रतिरोध क्या है स्टूडेंट? P है। क्या है? प्रतिरोध क्या है? P है। ऐसे बताओ इधर A और D के बीच में, तो A और D के बीच में आप बोलो सर यहाँ धारा बह रही है I2 और प्रतिरोध कौन है? R।
प्रतिरोध कौन है, R है। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ कि I2 बटा I1, यानी I1 को उधर भेज दूँ, इधर लिया हूँ इधर, तो क्या हो जाएगा बताओ, P बटे R बराबर क्या हो जाएगा, R को उधर बटे में लिया है, इसको उधर भेजते हैं, तो क्या बच जाएगा I2 बटे I1, क्या आ जाएगा I2 बटे I1, ये क्या हो जाएगा अपने समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगी स्टूडेंट। ऐसे अपन अगर इसी को वापस यूज करें, इसी केस को ही, कि हमारे पास क्या था, तो आप बोलोगे हमारे पास था कि VB बराबर कौन है, VD है, ठीक है। अब अगर दोनों बराबरी हैं, तो जैसे अपन ने दोनों तरफ VA जोड़ा था, अब की बार अपन को ये S और Q लेके आना है, तो अब की बार इधर पॉइंट कौन सा है, C पॉइंट है। तो अगर मैं दोनों में से, इधर कौन था अपने पास, ये VB है, अगर इसमें से भी मैं VC माइनस कर दूं और D वाले में से भी VC माइनस कर दूं, दोनों तरफ ये माइनस कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो अब की बार B माइनस C, यानी B माइनस C मतलब B और C के मध्य विभवांतर क्या होना चाहिए, B और C के मध्य विभवांतर आना चाहिए स्टूडेंट। और अपन ने देखो स्टूडेंट, अपन क्या पढ़ लिया यहाँ पे कि दोनों का विभवांतर बराबर है, तो इस वाले केस में जो यहाँ धारा बहेगी नहीं, तो इधर I1 धारा तो इधर भी कौन आएगी, I1, इधर I2 धारा तो इधर भी कौन बहेगी, I2 ही बहेगी, इधर भी कौन सी धारा बहेगी, I2 बहेगी ना, क्योंकि दोनों विभवांतर बराबर है, इधर धारा कितनी रहेगी, 0 रहेगी, तो इधर भी यही बहेगी। तो अब बताओ, अगर अपन B और C, B माइनस C कर रहे हैं, तो B और C के मध्य धारा तो कौन है, तो आप बोलोगे सर धारा है I1, प्रतिरोध कौन है, Q, तो ये लो जी Q इक्वल टू इधर D और C के मध्य विभवांतर, तो धारा तो कौन है, I2, प्रतिरोध कौन है, S, प्रतिरोध कौन है, S है, तो ये S कर दिया। तो वापस से वही अपन यूज ले लेते हैं, यहाँ पे क्या निकालोगे बताओ, I2 बटा I1 निकाले हैं, तो S को इधर बटे में लिए हो, तो क्या बन जाएगा, ये Q बटे S इक्वल टू बच जाएगा I2 बटे I1, क्या आ जाएगा, I2 बटे I1 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई अपनी। तो अब बताओ, अगर अपन लिखना चाहें यहाँ से कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से, बताओ समीकरण नंबर 1 के अंदर भी क्या था, I2 बटा I1 था, इसमें भी क्या है बताओ, I2 बटा I1, इसका मतलब जो इधर वाले लेफ्ट हैंड वाले साइड वाले हैं वो भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि P बटा R इक्वल टू इधर क्या आ रहा है, Q बटे S। अब चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, R को बताओ बटे में, तो इसको ऊपर भेज सकता हूँ, जो ऊपर वाले इसको नीचे ला सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, P बटा Q इक्वल टू R बटे S। यही स्टूडेंट क्या होती है, संतुलन की अवस्था। तो अगर अपन को बिना जांचे, अगर अपन को चारों प्रतिरोध पता है और अपन जांच करना चाहेंगे संतुलित अवस्था में है या नहीं, तो इन चारों का, इन दोनों का ऊपर वाले P और Q का अनुपात, नीचे वाले R और S का अनुपात क्या रहता है, बराबर रहता है। यही क्या होती है, संतुलन की अवस्था होती है। तो अगर अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब तो अपन क्या करेंगे, इनमें से ये गायब रहेगा, तो अपन खुद धारा मापी में देखकर देखेंगे भाई विक्षेप 0 कहाँ आ रहा है, वो वाली स्थिति नोट कर कर फिर निकालेंगे मान। और अगर अपन को कोई सवाल सोल्व करना है परिपथ के अंदर, तो फिर अपन को रेजिस्टेंस दिया जाएगा, तो उनको अपन को इस अनुपात में देखना है। अगर इनका अनुपात सेम आया, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु क्या है, संतुलन की अवस्था में है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर लेते हैं स्टूडेंट। एक तो अपन इस तरीके से निकाल सकते संतुलन अवस्था, और एक अपन ने जो अपन ने सीखा है स्टूडेंट KVL KCL नियम, तो उससे भी अपन संतुलन की अवस्था निकाल सकते हैं, है ना। तो अब आप बात करो, यहाँ पे अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि KVL से निकालते हैं अपन, किससे निकालते हैं, KVL से। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं किससे, किरचॉफ के नियम से बात कर रहे हैं, किसके नियम से, किरचॉफ के नियम से संतुलन की अवस्था बताएं अपन, किसकी, व्हीटस्टोन सेतु की, है ना। किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं अपन, कौन से नियम लगाते हैं, KVL नियम लगा रहे हैं, मान लेते हैं KVL नियम से निकालते हैं कि संतुलन की अवस्था क्या आएगी स्टूडेंट। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अपन पहले व्हीटस्टोन सेतु डायग्राम बना लेते हैं, और ये धारा अपने पास I1 धारा मानी थी, इधर I2 मानी थी। अब इसमें से कोई भी धारा एक मान लो स्टूडेंट, आप सिर्फ फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि जो हमारा ना B वाला पॉइंट है, यहाँ से धारा क्या निकल रही है स्टूडेंट बताओ, IG धारा आ रही है। कौन धारा आ रही है, IG धारा। तो इधर क्या होगी बताओ, I1 माइनस क्या हो जाएगा, IG। इधर से धारा आएगी जो I2, तो स्टूडेंट तो कौन जाएगी, केवल I2 जाएगी। किसी भी एक तरफ मान लो कि इधर धारा कौन सी अपनी I2 है, धारा कौन सी है, I2 है, और ये कोई IG नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है धारा अपनी इधर। ये एक डायग्राम बना लिया। तो अब इसको KVL कैसे से सोल्व करना है अपन को, तो अपन यहाँ पे कुछ लूप मान लेते हैं ना स्टूडेंट, क्या मान लेते हैं अपन, लूप वाला नियम लगा देते हैं। तो स्टूडेंट बताओ, लूप वाला कोई सा भी लूप मान सकते हो आप। तो आप चाहें तो बताओ, अगर मैं ये वाला लूप लगा दूँ क्या, एक लूप यही ले लेता हूँ मैं, ये लो जी एक लूप नंबर फर्स्ट, ये लूप लगा दिया मैंने। दूसरा लूप यही ले लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला लूप नंबर क्या, सेकंड। 2 लूप ले लेते हैं, दोनों लूप में बना के देख लेते हैं। अब अगर ये लूप ले रहे हैं स्टूडेंट, तो अपन बात करें यहाँ पहले लूप नंबर फर्स्ट लूप में लगाते हैं अपन KVL
नियम। तो पहले वाले नियम लगा रहे हैं, इसके अंदर ध्यान देखना आप स्टूडेंट। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ए से, तो ए से अपन इधर जा रहे हैं और अपनी धारा बताओ किधर जा रही है, I1 धारा भी इधर ही जा रही है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन स्टूडेंट, तो क्या साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। तो यहाँ में क्या लिखूंगा मैं, माइनस, और धारा स्टूडेंट क्या है, I1 धारा है और प्रतिरोध कौन है, P है। आगे चलें स्टूडेंट, यहाँ पे इधर आए अपन और इधर धारा कौन सी बताओ, IG है, धारा कौन सी है, IG है। और इसका मान लेते हैं स्टूडेंट प्रतिरोध क्या है बताओ, तो धारा तो IG है और इसका प्रतिरोध मान लेते हैं स्टूडेंट क्या, RG। प्रतिरोध क्या मान लेते हैं, RG। भाई धारा मापेगा भी कोई ना कोई प्रतिरोध होगा ना, तो G लगाते हैं। जैसे धारा IG मान लिया, प्रतिरोध क्या मान लिया अपन ने, RG मान लिया। आगे आए इधर अपन, तो अपन जा रहे हैं इधर से घूम के, धारा I2 आ रही है अपने सामने, तो स्टूडेंट कौन सा आएगा, प्लस साइन आएगा। तो अब की बार धारा प्लस हो गया, यानी धारा I2 है और प्रतिरोध क्या है स्टूडेंट, R है। और इक्वल टोटल कितना आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा। पर अपन लेकिन अपन जानते हैं कि संतुलन की अवस्था में इसमें धारा मापें तो कोई धारा बहती ही नहीं है, यानी IG का मान तो कितना होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ पे जो अपनी धारा है संतुलन अवस्था में, IG का मान तो कितना होता है, 0 होता है। अगर IG का मान स्टूडेंट 0 होगा, IG धारा का मान 0 होगा, तो बताओ क्या क्या बचेगा अपने पास यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर यहाँ बच रहा है केवल -I1P, और ये IG 0 तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ बच जाएगा केवल प्लस I2 और R बराबर 0, केवल यही बचेगा। यही क्यों बचेगा, क्योंकि IG का मान तो कितना है स्टूडेंट, 0 है, तो यही बचेगा अपने पास। अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ तो बताओ ये क्या हो जाएगा, I1P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 और R, यही हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब बताओ अगर वही मैं P बटे R करता हूँ, P बटे R, तो इधर क्या बन जाएगा, ये I2 बटे I1, क्या जाएगा, I2 बटे I1, और ये बन जाएगी समीकरण नंबर फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं यहाँ से लूप नंबर सेकंड लूप में लगाते हैं अपन। आ जाओ जी लूप नंबर सेकंड में, यहाँ स्टार्ट करें अपन, यूँ घूम के यूँ पूरा करते हैं एक लूप को। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं लूप भी इधर आ रहा है अपना, और धारा की दिशा भी स्टूडेंट क्या है, इधर ही है, धारा भी क्या आ रही है, इधर ही आ रही है, सेम डायरेक्शन, माइनस साइन आएगा। तो आप बोलो सर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और धारा कौन है, I1 माइनस IG, और स्टूडेंट प्रतिरोध कौन है, Q, प्रतिरोध कौन है, Q। इधर C पॉइंट से इधर आए तो धारा I2 इधर जा रही है और ये अपने सामने आ रहे हैं, तो ये प्लस साइन आएगा, I2 धारा और प्रतिरोध कौन है, S। फिर इधर आगे आए, इधर अपन धारा IG नीचे तरफ आ रही है, अपन ऊपर तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, प्लस साइन आएगा IG और प्रतिरोध क्या, RG, इक्वल टू कितना, टोटल 0 होना चाहिए। लेकिन वही बात कि भाई साहब यहाँ पे IG धारा तो कितना है, 0 होना चाहिए। संतुलन की अवस्था निकाल रहे हैं अपन, तो धारा तो कितनी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर IG का मान 0 पुट करेंगे तो यहाँ कौन बचेगा, केवल I1 बचेगा, तो माइनस I1 और Q बचेगा। यहाँ पे IG I2, तो ये लो जी I2 और S, यहाँ पे IG का मान 0 पुट करते हैं, ये पूरा 0, तो यही बचा। तो यहाँ से वापस से फिर I1Q इक्वल टू I2 S, इधर लाएंगे तो कोई, अगर Q को उधर बटन में भेज दें तो Q बटे S को उधर बटन लिया है, तो इक्वल टू I2 बटा I1। ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ स्टूडेंट, सेकंड। अब वही फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में बताओ I2 बटा I1 बराबर, इसका मतलब वही P बटे R इक्वल टू क्या बनना चाहिए, Q बटे S। वही R को ऊपर, S को, Q को नीचे, तो P बटे Q इक्वल टू R बटे S। और यही स्टूडेंट अपने क्या आ गई, संतुलन की अवस्था आ गई, ठीक है। तो अगर अपन एग्जाम बोला जाए कि आप किरचॉफ के नियम से संतुलन की अवस्था निकालो, तो ऐसे अपन KVL कैसे लगा कर निकाल देंगे, ठीक है स्टूडेंट, बात वही है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट करके बताया करो आप। ओके स्टूडेंट, बताया करो आप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा।